आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पर। आज के सेशन के अंतर्गत हम सीडीपी के अंतर्गत 28 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था ऑनलाइन वाला उसको देखेंगे। तो हमारे चैनल पर ऑनलाइन वाले जितने पेपर हो रहे हैं हर सब्जेक्ट की सीरीज चलाई जा रही है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज के सेशन के अंतर्गत हम सीडीपी के 28 जनवरी 2023 के पेपर को देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है? विकल्प ए भाषा विकास, विकल्प बी नैतिक विकास, विकल्प सी शारीरिक विकास, विकल्प डी सांस्कृतिक विकास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट होता है। ठीक, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र होते हैं विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हुए, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है? विकल्प ए भाषा विकास, विकल्प बी नैतिक विकास, विकल्प सी शारीरिक विकास, विकल्प डी सांस्कृतिक विकास। तो कौन सा हो जाएगा? नैतिक विकास हो जाएगा, मोरल डेवलपमेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है? बताइए विकास का कौन सा सिद्धांत होता है जो विकास सिर से पैर तक होता है? डेवलपमेंट इज अ प्रेडिक्टेबल, यानी विकास पूर्वानुमेय है। विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है। विकल्प विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। बच्चों के विकास की दर में विभिन्नताएं होती हैं। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कथन दिया गया है, अभिभावक को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। अभिभावक को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। तर्क है इसका, बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। सही विकल्प चुनिए। तो कथन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प सी ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो आप लोग प्रश्नों के विकल्पों को इलिमिनेट करना सीखिए। कथन क्या बोल रहा है? अभिभावक को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। और तर्क बोला जा रहा है कि बाल विकास जो होता है पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही हैं ना, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है? विकल्प ए मूर्त संक्रियात्मक, विकल्प बी संवेदीगामक, विकल्प सी पूर्व संक्रियात्मक, विकल्प डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जो वर्ग समावेशन की अवधारणा होती है बच्चों में द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है? मूर्त संक्रियात्मक डिस्क्रीट ऑपरेशनल, संवेदीगामक यानी सेंसरी मोटर, पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। चलिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? विकल्प ए सेंसरी मोटर यानी संवेदीगामक, विकल्प बी पूर्व संक्रियात्मक, विकल्प सी मूर्त संक्रियात्मक, विकल्प डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी औपचारिक संक्रियात्मक। विकल्प डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप में सोचने लगते हैं, तो औपचारिक संक्रियात्मक में आता है ना। अगर आप लोग समझ लीजिए सीटेट की में अगर सीडीपी में आप 30 में 30 लाना चाहते हैं तो कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं उसको आप लोग घोल के पी जाइए, जैसे जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, उसके बाद NCF 2005, NEP 2020,
ये सब मेन टॉपिक हैं, यहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं। इन सब की टॉपिक को मैंने करा रखा है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर सारी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आपको प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज मिलेंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेव वाइगोस्की के विचार के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या देना चाहिए? विकल्प ए दंड, विकल्प बी पुरस्कार, विकल्प सी स्कैफोल्डिंग यानी पाड़, विकल्प डी नकारात्मक प्रतिपुष्टि। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लेव वाइगोस्की के विचार के अनुसार विद्यार्थी समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने की मदद करने के लिए एक अध्यापक को क्या देना चाहिए? पाड़ देना चाहिए ना, स्कैफोल्डिंग देना चाहिए ना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए लेव वाइगोस्की देखिए, दो प्रश्न आ गया ना। तो हर शिफ्ट में आपको लेव वाइगोस्की से, विन पियाजे से, कोहलबर्ग से, NEP 2020 से, NCF 2005 से, हावर्ड गार्डनर से, इन सब से हर शिफ्ट में 8 से 10 नंबर के प्रश्न जरूर मिलेंगे। चलिए लेव वाइगोस्की, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, विकास में वृद्धि है तो फिर खाली स्थान दिया गया है के इस्तेमाल पर बल दिया जाता है। विकल्प ए शारीरिक प्राथमिकता, विकल्प बी नैतिक पुरस्कारों पर, विकल्प सी सामाजिक स्मृति सहायक विधियों पर, विकल्प डी संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरणों पे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? विकल्प ए कोनार्ड लॉरेंज, विकल्प बी सिगमंड फ्रायड, विकल्प सी लॉरेंस कोहलबर्ग, विकल्प डी एरिक एरिक्सन। तो निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा? विकल्प ए कोनार्ड लॉरेंज, सिगमंड फ्रायड, लॉरेंस कोहलबर्ग, एरिक एरिक्सन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी लॉरेंस कोहलबर्ग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर कथन दिया गया है, क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है, वहीं शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो सही विकल्प चुनिए। तो इसमें विकल्प ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, विकल्प सी। चलिए बहुबुद्धि सिद्धांत कहलाता है। देखिए बहुबुद्धि से भी आ गया ना, तो गार्डनर वगैरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग इन टॉपिकों को घोल के पी जाइए, क्योंकि यहीं से प्रश्न बार बार बनते हैं। क्या सीटेट कुछ नया प्रश्न बनाता है? कुछ नहीं, पेपर का लेवल वही रहेगा। आपको ऑनलाइन वाले अगर आप लोगों ने प्रश्न लगा डाला 2021 और 22 के, तो आप लोग आसानी से सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में 120 प्लस नंबर के साथ क्लियर कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने सीटेट को 2 बार खुद क्लियर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। पहली बार मेरे सीटेट पेपर फर्स्ट में 115 नंबर और पेपर सेकंड में 110 नंबर थे, और दूसरी 22 बार जो मैंने सीटेट हुआ था उसमें मैंने दिया था, तो उसमें पेपर फर्स्ट में 128 नंबर, पेपर सेकंड में 114 नंबर थे। और सब मॉक टेस्ट का ही कमाल था, क्योंकि मॉक टेस्ट आप जितना लगा लेंगे ऑनलाइन वाला, और मॉक टेस्ट ऐसे नहीं लगाना है। आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए, पूरा पेपर सॉल्व करिए, उसमें जो क्वेश्चन गलत हो कापी में नोट करिए, उसको रिवाइज करिए। ऐसे आप करिए और ऑनलाइन वाले पेपर को आप 2-3 बार लगा लेंगे तो आपको सब पूरा पता चल जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है, क्या होता है, कहाँ से कितना प्रश्न बन रहा है। तो आप लोग आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। चलिए बहुबुद्धि सिद्धांत कहलाता है, बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता, बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है। विकल्प डी सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान होती है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो बुद्धि में इंटेलिजेंट कैन बी डिफरेंट टाइप ना, बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है ना, तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए 30 में। लेव वाइगोस्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं? भाषा अधिगम प्रक्रिया में बाधक है, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है, भाषा चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन है, भाषा जैविक परिपक्वता का एक नगण्य अंश है। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? लेव वाइगोस्की तीसरा प्रश्न आ गया, देख लीजिए आप लोग, एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है CDP में। बताइए इसका सही आंसर क्या कौन सा हो जाएगा? तो लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण होता है जो अधिगम को सुसाधित करता है। विकल्प बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना किसे बढ़ावा देता है? लिंग रूढ़िबद्धता, लड़के और लड़कियों के आनुवंशिक लक्षण, लिंग तरलता, लिंग चयन। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो
लिंग रूढ़िबद्धता हो जाएगी ना, विकल्प ए इसका सही हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने यहाँ देखा कि कक्षा में जो पढ़ाती है उसे सीखने के स्तर पर शिक्षार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं, इसलिए सरिता को चाहिए कि वह शिक्षण के एक समान तरीके का पालन करे ताकि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो। छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम बनाए जाए। विकल्प सी, सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभव को शामिल करें। विकल्प डी, इन मतभेदों के बारे में ध्यान न दें। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सीखने के सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करना चाहिए। पॉजिटिव है ना, इन मतभेदों पर ध्यान न देना चाहिए, निगेटिव है। आप लोग प्रश्नों के विकल्प को रिलेट करना सीखिए। छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम बनाए जाने चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी निगेटिव है। शिक्षण के एक समान तरीके का पालन करें ताकि सीखने व्यक्ति का अंतर कम हो, ये भी गलत है। तो 3 गलत हो गए, तो विकल्प सी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। चलिए आप लोग ऐसे प्रश्नों के विकल्प को रिलेट करना आसानी होगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव टैक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको एक आज क्लास आएगी टैग की, आप लोग पॉजिटिव और निगेटिव टैक्स देख लीजिएगा, उससे आप लोग के 80 से 90 नंबर के पेडागॉजी वहीं से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों का नामीकरण करना चाहिए। विकल्प बी, सामान्य योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण करना चाहिए। विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति को समझना चाहिए। विकल्प डी, कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को अवरोधन करना चाहिए। तो बताइए इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है। विकल्प ए, अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन में बदल जाता है। व्यापक मूल्यांकन अव्यापक मूल्यांकन में बदल जाता है। सतत मूल्यांकन असतत मूल्यांकन में बदल जाता है। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो अधिगम का जो मूल्यांकन होता है अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाता है। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाशिए पर स्थित वंचित वर्गों में से आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। विकल्प बी, कक्षा के सामने उनकी कमजोरी को उजागर करना चाहिए। उन्हें एक अलग सेक्शन में पढ़ाना चाहिए। सभी छात्रों के मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसमें आप लोग विकल्प को एलिमिनेट करना सीखिए। कक्षा के सामने उसकी कमजोरी को उजागर करना चाहिए, गलत हो गया। उन्हें एक अलग सेक्शन में पढ़ाना चाहिए, गलत हो गया। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम होना चाहिए, नहीं ये भी गलत हो गया। तो विकल्प ए ऑटोमेटिक सही हो गया। सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावनाओं का बढ़ावा देना चाहिए, तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। ऐसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत CDP वगैरह में आप लोग आसानी से 30 में 29 नंबर 30 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने खुद 30 में 29 नंबर प्राप्त किए थे पिछली बार जो सीटेट में पेपर हुआ था। तो मैं जो आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग टैक्स पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिव निगेटिव ध्यान दीजिए, आप लोग आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अगर पॉजिटिव पूछे तो पॉजिटिव आंसर दीजिए, निगेटिव पूछे तो निगेटिव आंसर दीजिए। चलिए कक्षा में एक दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए। संप्रत्यय के विवरण हेतु चार्ट दिखाना चाहिए। सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उनकी तरफ बार बार देखना चाहिए। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए। चलिए एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्प की क्या विशेषता है। लेख के बोध कठिनाई, चलने में कठिनाई, मौखिक संप्रेषण में कठिनाई, खाने में कठिनाई। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है, इससे भी मैंने एक क्लास ली है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। मैंने शॉर्ट में भी पढ़ाया है। आप लोग हमारे शॉर्ट वीडियो जरूर देखा करिए, क्योंकि शॉर्ट में सीटेट से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको मैं ज़रूर शॉर्ट वीडियो में कवर करता हूं। तो आप लोग डेली मेरा शॉर्ट वीडियो शाम को 6 बजे आता है, आप लोग देखा करिए। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। डिसलेक्सिया लक्ष्य इसने पढ़ने से संबंधी होता है, चलने से, मौखिक
कि लेख के बताइए किससे संबंधित होगा। डिसलेक्सिया, तो लेख की बहुत कठिनाई होगी ना। अगला प्रश्न है, वंचित समूहों में आने वाले बच्चों की सहायता के लिए स्कूल में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना, कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना, विशेष स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बाध्य करना, विकल्प डी उन्हें किसी स्कूल के एक अलग सेक्शन में पढ़ाना। तो बताइए आप लोग इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है, वंचित समूह में आने वाले बच्चों की सहायता के लिए स्कूल में कौन सी सुविधा प्रदान करनी चाहिए। विषय के चयन में लचीलापन प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और देखते हैं विकल्प हम, कक्षा के सभी बच्चों के समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना चाहिए, उन्हें किसी विशेष स्कूल में प्रवेश के लिए बात करना चाहिए। तो विकल्प सी तो गलत हो जाएगा, उन्हें उसी स्कूल में एक अलग सेक्शन में पढ़ाना चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो दो तो आपके ऐसे गलत हो गए, अब दो बचे, तो दो में आपके कौन से सही होंगे। तो बी वाला देखते हैं क्या है, कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना चाहिए, ऐसा नहीं है ना, हर बच्चे अलग। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, विषय के चयन में लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, यदि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है तो उसकी शिक्षिका को क्या करना चाहिए। उसे बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए हतोत्साहित करें, उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें, इसकी रिपोर्ट स्कूल काउंसलर को दें, उसे दाहिने हाथ का उपयोग करने के लिए मजबूर करें। तो बताइए आप लोग इसमें कौन सा होगा। यदि ट्विंकल है वो अपने बाएं, मान लीजिए आप लोग अपने बाएं हाथ से लिख रहे हैं, तो क्या टीचर को आपको मानना चाहिए। तो ये सब निगेटिव बातें हैं ना, तो उसे बाएं हाथ को पकड़ने हतोत्साहित करना चाहिए, गलत हो जाएगा। उसकी रिपोर्ट स्कूल काउंसलर को दें, ये भी गलत बात है, ये भी निगेटिव कट गया। उसे दाहिने हाथ का उपयोग करने के लिए मजबूर करें, तो मजबूर करेंगे आप, उसकी जिससे बनेगा उसी से लिखेगी ना, ये भी गलत हो गया। तो विकल्प ए सही हो गया, उसे बाएं हाथ का उपयोग करने, विकल्प भी सॉरी, उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें, यानी उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें, इसका विकल्प भी सही हो जाएगा। 3 निगेटिव हो गए तो पॉजिटिव ऑटोमेटिक भी मिल गया। ऐसे आप लोग इन्वेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न, कथन दिया गया है, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को समूह में काम करने और सहपाठियों संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तर्क अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को समूह में काम करने और सहपाठियों संग चर्चा करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये तो सत्य है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो अब विकल्प देखते हैं, ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है, इसका विकल्प ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण, गैर उदाहरण, समरूपता, नकारात्मक पुनर्बलन। तो इसका विकल्प ए केवल फर्स्ट, विकल्प बी केवल फर्स्ट और सेकंड, विकल्प सी केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड, विकल्प डी फर्स्ट सेकंड फोर्थ। बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, विकल्प सी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यानी उदाहरण होगा, गैर उदाहरण होगा, उसके बाद समरूपता होगी, नकारात्मक पुनर्बल नहीं होगा ना, निगेटिव की बात जहाँ है वो तो वैसे ही कट जाएगा। चलिए, एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। केवल ज्ञान का पुनरुत्पादन के रूप में, वास्तविक जीवन से वियोजित करके, शास्त्रीय अनुकूलन का परिणाम, वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता संपर्क का परिणाम। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा। एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, बताइए आप लोग। इसमें वातावरण पॉजिटिव, यही तो दिख रहा है, वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता संपर्क का परिणाम, तो सही हो जाएगा। शास्त्रीय अनुकूलन का परिणाम, रजता भी नहीं होगा, वास्तविक जीवन नहीं होगा ना, तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों की जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करती है। जानकारी से संबंधित बेमतलब शब्दों का समूह बनाना, विकल्प बी जानकारी को अव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, विकल्प सी जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाना, जानकारी को बिना किसी संदर्भ के प्रस्तुत करना। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी युक्ति है जो विद्यार्थियों के जानकारी को लंबे समय तक याद करने में रखने में मदद करेगी। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा।
तो क्या बेमतलब की बात करेगा, समूह बनाना ये सही होगा? नहीं होगा। तो बताइए कौन सा सही होगा? जानकारी को अव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक समरूपक बनाना, जानकारी को बिना किसी संदर्भ में प्रस्तुत करना। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर यही तो होगा, जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाना। अव्यवस्थित ये भी निगेटिव था, वो भी निगेटिव था, जानकारी के बिना किसी ये भी निगेटिव, तो इसको ऑटोमेटिक सी सही हो जाएगा। यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है तो उसे निम्न में से किससे बचना चाहिए? समस्या को ठीक समझने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करना, विकल्प बी विद्यार्थियों को समस्या के विभिन्न पहलू देखने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों में व्यवस्थित कार्य करने की आदत विकसित करना, विकल्प डी विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि वे कार्य को जैसे भी हो जल्दी करें। बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? यदि एक शिक्षक है वह विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है तो उसे निम्न में से किन से बचना चाहिए? बताइए आप लोग, बचना पूछ रहा है ना। तो विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि वे कार्य को जैसे जल्दी करें, तो हमें जल्दी नहीं करवाना है ना बच्चों को, तो यही निगेटिव है, बाकी सब तो पॉजिटिव दिख रहे थे, तो निगेटिव कट गया, तो यही इसका निगेटिव पूछा है, निगेटिव सही हो जाएगा, तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की त्रुटि के संबंध में अध्यापिका को नकारात्मक पुनर्मनन द्वारा त्रुटियों का कम करना चाहिए, दंड द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए, उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई हैं, त्रुटियों की उपेक्षा करनी चाहिए। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो इसका सही सी हो जाएगा ना, उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई हैं। चलिए अगला प्रश्न, संज्ञान और भावनाएं हैं एक दूसरे से स्वतंत्र, एक दूसरे से कभी कभार भी संबंधित, एक दूसरे से परस्पर संबंधित, वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं ना, विकल्प सी इसका सही हो जाएगा ना। चलिए, एक विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाली सफलताओं का कारण उसकी योग्यता की कमी को मानता है, उसमें कौन सा भाव पैदा हो सकता है? उच्च आत्मसम्मान, अधिगम निस्सहायता, सकारात्मक अवधारणा, आत्म प्रभाविकता में वृद्धि। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम निस्सहायता। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? बहुविषयकता शिक्षा, कठोर पाठ्यक्रम, योगात्मक आकलन, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए बहुविषयकता शिक्षा। चलिए, अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, विकल्प ए कुपोषण, विकल्प बी उत्सुकता, विकल्प सी अभिसंज्ञान, विकल्प डी महारत उन्मुखी लक्ष्य। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? नकारात्मक पूछ रहा है ना, तो बताइए, तो कुपोषण हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आज हमने सीडीपी के अंतर्गत एनसीईआरटी सीडीपी के अंदर ऑनलाइन वाले पेपर के अंतर्गत 28 जनवरी 2023 का पेपर हमने देखा, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन की सीरीज की मॉक टेस्ट। तो आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा 30 में आपके कितने सही हुए। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी ऑनलाइन वाले पेपर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर सीटेट की एवं बिहार शिक्षक भर्ती की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी कराई जा रही है। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।